अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो बहुत इजी है, मैं करवा चुकी हूँ। अभी मैं उस दिन हाँ सीबीडी आर भी कराई हूँ, सीबीडी आर मैं उस दिन कराई हूँ, सीटीबीटी किया हुआ है, सीटीबी किया हुआ है, पीटीबी किया हुआ है। घटेगा। 4 नंबर। 4 नंबर मैं देखती हूँ जो चेंज नहीं हुआ, पेज चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ कि आंसर नहीं है। हाँ आ गया। अच्छा 4 नंबर कैसे बोली आरसी, कैसे बोली, मुझे नहीं समझ में आया, तुम गलत कैसे की। रुक जो मैं दिखा रही हूँ। बोल रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसा वर्ड देखेंगे जिससे हम लोगों का आंसर बन जाएगा। रुक जाओ, इंडिया ने सपोर्ट किया था, इंडिया ने सपोर्ट किया था ना आरसी सीबीडीआर। देखो यही सब क्वेश्चन, कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोली थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है। यही सब छोटा छोटा गलती जो है ना तुम लोग का एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, सारे डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले मुझे। हाँ इंडिया आएगा। आएगा। तो इंडिया सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो ई से ही आंसर बन गया तुम्हारा। इसीलिए मैं बोली थी कि पहले एक पकड़ते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद मैं तुमको ये भी करवा चुकी हूँ सीटीबीटी। आ जाओ मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आ जाओ। फॉल्स, क्यों फॉल्स है, इंडिया हैज नॉट साइन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, इंडिया ने आरसीप को साइन नहीं किया है। इंडिया डिसाइड टू ऑप्शन आउट ऑफ द आरसीप नेगोशिएशन इन 2019। इन्होंने 2019 में इसे नेगोशिएशन किया था, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया ने आरसीईपी को साइन नहीं किया है। ओके, उसके बाद बोला कि ये देखो, इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन एनपीटी बिकॉज इट इज ए डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है, और साइन नहीं कर कर भी रीजन दिया है क्योंकि एनपीटी एक डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है। क्योंकि वो वर्ल्ड में जो, क्यों बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशनरी, क्योंकि वो बोलते हैं कि वर्ल्ड में जो ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्रीज एग्जिस्ट हैं, चाइना, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर है ना, यूएसए और रशिया, ये सब कंट्री जो एग्जिस्ट है, इनको तो मना नहीं कर रही है कि आप अपना ये न्यूक्लियर्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कीजिए, बल्कि जिसके पास नहीं है उसको बोल रही है खत्म कीजिए। तो इस तरह से ये ट्रीटी क्या कर रही है, हैव एंड हैव नॉट बांट रही है। हैव मतलब जिसके पास पावर है, हैव नॉट जिसके पास पावर नहीं, मतलब ये दुनिया को दो पार्ट में बांटने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो हैव नॉट रहेगी जिसके पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी, एक तरफ तो वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर रहेगी। आप उसको बोलिए ना, जिस आप पूरा पीसफुल बनाना चाहते हैं ना, आप डिसआर्मामेंट चाहते हैं ना, ठीक है, आप डिसआर्मामेंट चाहते हैं तो आप सबको बोलिए। आप जो पहले से ऑलरेडी जिसने टेस्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, उनको बोलिए ना, आप उनको बोलिए डिसआर्मामेंट करने के लिए, तब हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी एनपीटी पे साइन कर देंगे। इंडिया ये बोलते हैं, बोलिए तो डिस्क्रिमिनेशनरी ट्रीटी है। इंडिया ने साइन किया था सीटीपीटी को, इंडिया ने सीटीपीटी को कभी भी साइन नहीं किया था। ओके, चलो उस परस्पेक्टिव से तो तुम्हारा आंसर सही है। इंडिया ने पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी को साइन किया था, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया ने साइन किया है, आरसी 1963 का है ये, इंडिया ने इसको साइन किया था। ओके, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, यहाँ पे फिर दूसरा 3 वाला पढ़ा नंबर दे। से गड़बड़ा। नहीं तुम तो एक नंबर से तुम्हारा बन जाता, ई ही हटा देती थी तुम्हारा बन जाता। ओके, ई से ही बन जाता तुम्हारा। आ जाओ, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 2 नंबर सेकंड, इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन एनपीटी। अभी मैं बताऊं, इंडिया हैज नॉट साइन सीटीबीटी, इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया। सीटीबीटी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, 1966 की, 1996 की है, 1996 की ट्रीटी है, देख लो सीटीबीटी। क्या इंडिया ने पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी को साइन नहीं किया, इंडिया ने पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी को साइन किया है, ठीक है। इंडिया हैज ए साइन पीटीबी, पीटीबीटी, ठीक है। इंडिया ने पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया है 1963 में। ये क्या था, ये बोलता है, ये प्रोहिबिट लगाता है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। ये बोलता है कि एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे अंडरग्राउंड वाटर एंड स्पेस में टेस्ट नहीं करना, मतलब ये आधा हिस्सा में आता है लिमिटेशन लगाने के लिए,
एक्चुअल में ये एटमॉस्फेयर स्पेस वगैरह में नहीं करने का बोलता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर नहीं कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर पे नहीं कर सकते, स्पेस पे नहीं कर सकते, लेकिन अंडरग्राउंड कर सकते हैं, अर्थ के अंदर कर सकते हैं। ये वाला था इसका सिस्टम, ठीक है ना। इंडिया सपोर्ट करता है कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया क्या, सभी डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो CBDR को सपोर्ट करते हैं। तो इस परस्पेक्टिव से आंसर हो गया तुम्हारा सी, मतलब इंडिया आरसीपी को साइन नहीं किया है। ओके, इंडिया ने एनपीटी को साइन किया है, नहीं इंडिया ने एनपीटी को साइन करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही। इंडिया सीटीपीटी को साइन करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है सीटीपीटी को साइन, है ना। इंडिया ने ये पार्शियल टेस्टिंग ट्रीटी यानी पीटीबीटी को साइन किया है, बिल्कुल साइन किया है। ये क्या बोलता है, ये पार्शियल लिमिटेशन लगाने के लिए आया था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा एटमॉस्फेयर पे, अंडरग्राउंड वाटर पे, स्पेस पे नहीं करेगा, ठीक है ना। सीबीआरडी क्या इंडिया से सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट करते हैं, सारे डेवलपिंग कंट्री सपोर्ट करते हैं, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चार नंबर। हाँ सही, ऑप्शन 4। सही बिल्कुल सही। आ जाओ एक बार पे रिवीजन करा ले। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म देखो, आरसी सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन दे रही हूँ, समझ जाना। सोशलिज्म का मतलब होता है जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है ना, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आता है, ठीक है। सोशलिज्म किसको बोलते हैं, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। ये क्या बोलती है, सोशलिज्म क्या बोलती है, ये इसके अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि ये बोलती है कि जो कैपिटलिज्म है ना, ये इसके अगेंस्ट है, मैं बता रही हूँ। ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, बिकॉज कि कैपिटलिज्म सोसाइटी में इनइक्वालिटी को क्रिएट करती है, इस वजह से सोशलिज्म कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करती है, ठीक है। एक नंबर समझ में आ गया, क्योंकि ये सोसाइटी में क्या करती है, इनइक्वालिटी को क्रिएट कर देती है ना। ये क्या करती है, रिच एंड पुअर का गैप को क्रिएट कर देती है ना। ये वर्कर और ये वर्कर और तुम्हारा ये इंडस्ट्रियलाइज के बीच में एक गैप पैदा कर देती है। ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है, रिच एंड पुअर का गैप को, इनके गैप क्रिएट करती है, इसलिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करती। इसका सीधा सीधा डिफिनेशन है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, बिकॉज कि कैपिटलिज्म क्या करती है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी को क्रिएट कर देती है, ये रिच एंड पुअर का गैप को क्रिएट करती है, इसलिए सोशलिज्म कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करती है। फेमिनिज्म, बेल हुक क्या है, एक फेमिनिज्म थिंकर, मैं पढ़ा चुकी हूँ बेल हुक के बारे में। इकोलॉजिज्म क्या है, इकोलॉजिज्म जो तुम्हारा ई एफ ई ए सूजा सुमचायर, ठीक ना, सुचमायर जो है, सुमचायर जो है, सुचमाचायर जो है, इन्होंने एक बुक लिखा था, ये प्रीवियस ईयर बुक है, ये इकोलॉजिकल थिंकर है, ये इकोलॉजिकल थिंकर है, हाँ, इकोलॉजी स्मॉल और थिंकर है, हाँ। और इनका बुक का नाम है ई एफ सुचमाचायर का बुक का नाम है सब पढ़ाया हुआ है स्मॉल, आपका। क्या बोले आरसी, हाँ पढ़ाया हुआ है। सब पढ़ाया स्मॉल हुआ इज है। ए, हाँ स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल, इसका बुक याद कर लेना। मल्टीकल्चरनिज्म चार्ल्स टेलर जो है, ये मल्टीकल्चरनिज्म के थिंकर है, ठीक है ना। चार्ल्स टेलर जो है, ये मल्टीकल्चरनिज्म के थिंकर है, ओके। तो वो ये तुम्हारा, इसका आंसर बनाओ आरबीआई। सुषमा मैसेज की ना, नंबर 1935। हाँ ये तो मैं पढ़ा हुआ, फिर भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हाँ। ठीक है ना। आंसर तो हो जाएगा इसका 1935, ओके। फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई, है ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई, तो पावर को डिवाइड किया गया, है ना। पावर को डिवाइड किया गया, मतलब सॉरी, डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट, पावर को बांटा गया तीन पार्ट में, थ्री लिस्ट में, एक होगा फेडरल लिस्ट, एक होगा प्रोविंशियल लिस्ट, एक होगा कंकरेंट लिस्ट, ठीक है आरसी। फेडरल लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना।
प्रोविंसेस लिस्ट पे जो तुम उस टाइम का जो प्रोविंसेस था, है ना, आज का डेट पे अगर हम बोलेंगे तो स्टेट बोल सकते हैं, वो बनाएगा। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? ये दोनों मिलकर, गवर्नमेंट और प्रोविंसेस दोनों मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 लिस्ट आया, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग शेड्यूल में भी पढ़े कि 3 लिस्ट। तो हम लोग ये 3 लिस्ट कहाँ से लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में ही तो इसका प्रोविजन दिया गया था, है ना। पावर को डिवाइड किया गया था किस तरह से? 3 लिस्ट में, है ना, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया था? ऑल इंडिया फेडरेशन को इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया गया था, आरबीआई बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था एंड फेडरल कोर्ट को कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। याद करो, ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया गया था, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, ज्वाइंट पब्लिक कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था और फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे बोला कि एबोलिश्ड डीआरकी इन प्रोविंसेस। यहाँ पे क्या किया गया था? जैसे इससे पहले जो हम लोग 1919 का एक्ट पढ़े थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस लेवल पर, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व यानी एबोलिश किया गया, ठीक है। यहाँ पर प्रोविंसेस लेवल पर डीआरकी को क्या किया गया? एबोलिश किया गया, यानी डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर डीआरकी को प्रोविंसेस लेवल पे खत्म कर दिया गया, लेकिन डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। याद रखना, वो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस डीआरकी एट द सेंट्रल लेवल, फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया? डीआरकी को खत्म किया गया, है ना, लेकिन कहाँ? प्रोविंसेस लेवल पे खत्म किया गया, ठीक है ना। और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया डीआरकी को? तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर डीआरकी को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस बाई कैमरल, बाई कैमरल, बाई, देखो बाई का मतलब होता है टू, ठीक ना। बाई कैमरल, बाई कैमरलिज्म्स, ठीक ना। बोल रहा है कि बाई कैमरलिज्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म्स का मतलब होता है टू हाउस, ठीक है। टू का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, याद रखना, बाई का मतलब होता है तो टू हाँ होता है। तो बोल रहा है कि बाई कैमरलिज्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया 6 प्रोविंसेस में, ठीक है। बाई कैमरलिज्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी टू हॉर्स को इंट्रोड्यूस किया गया 6 प्रोविंसेस में। उसके बाद क्या बोल रहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, किसको किसको? डिप्रेसेस क्लासेस को, वेमेन को, लेबर को, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस मतलब यहाँ पे में तुम्हें किसको सेपरेट दिया गया था? इलेक्टोरेट सेपरेट दिया गया था। आरसी बताओ, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें किसको इलेक्टोरेट सेपरेट दिया गया था? बताओ। सेपरेट डिप्रेस क्लास को दिया गया था, वेमेन को दिया गया था, लेबर को दिया गया था। नहीं, अभी 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 1919 वाला पूछ रही हूँ मैं, पहला वाला 1919। 1909 में मुस्लिम को, 1909 सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, 1909 में मुस्लिम को। 1919 सॉरी, हाँ हाँ 1900, 1909, तो सॉरी 1909 1909 में हाँ मुस्लिम को, मुस्लिम को सिर्फ दिया मुस्लिम गया को, था। हाँ। और हाँ हाँ 1919 में बताओ, ये वाला बताओ। 1919 1935 नहीं, 1919, 1919 में एंग्लो इंडियन था, एंग्लो सिख इंडिया था। था, सिख था, क्रिश्चियनिटी था, हाँ सिख था। ठीक है। हाँ क्रिश्चियनिटी, अब एंग्लो इंडियन सिख गवर्नमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। इंडिया हाँ एक्ट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किसको किसको दिया गया था? देख लो, डिप्रेस क्लास 1, एक तो हाँ डिप्रेस क्लास है, विमेन, दूसरा लेबर। वुमेन है, और तीसरा लेबर है, लेबर। ओके, याद हो हाँ गया। फिर यहाँ पे क्या खत्म किया हाँ गया था? एबलिश किया गया था, यानी डिसॉल्व कर किया काउंसिल गया ऑफ था, इंडिया। खत्म किया गया था। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को खत्म किया गया था। 1958 एक्ट हाँ को क्रिएट किया गया था, इसके थ्रू 1858, है ना, 1858 के थ्रू एबलिश किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को। ये रिवीजन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
चलो ये वाला क्वेश्चन तुमको पता नहीं होगा कि नहीं पता, फिर भी करके देखो एक बार। देखो। नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। अच्छा रहने दो, आती हूँ मेरे को। इसका मैं लाई हूँ कि नहीं? हाँ लाई हूँ, चलो इसका ये आंसर कौन सी ईयर सी का है। क्वेश्चन है दीपा? ये 2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट कार सी, अच्छा फर्स्ट शिफ्ट 2024। देखो, इससे अच्छा। पहले मैं धन्यवाद। 2025 का क्वेश्चन करवाई, ठीक है। 2025 हाँ कराने के बाद मैं 2024 सेकंड शिफ्ट का कराई, सेकंड शिफ्ट का कराई। सेकंड शिफ्ट। हाँ ये जो हाँ। क्वेश्चन है ये ये वाला फर्स्ट शिफ्ट है। 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बुक में ऐसे ही ठीक बना है। हुआ है, पहले 2025 है, फिर 2024 का सेकंड शिफ्ट का है, फिर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का है, फिर जो पेपर वाला हुआ था ना हाँ 2024 में, उसके इसके बाद वो आएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ वो हाँ आएगा, ठीक है, इसके बाद ये आएगा। ये तो अक्टूबर में हुआ था ना, 2024 अक्टूबर का एग्जाम का है। देखो यहाँ हाँ पे क्या, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन तो मतलब बाहर से रहेगा ना, सारा तो तुम्हारा अभी तक तुम लोग इतना 34 क्वेश्चन सॉल्व हाँ किए, सही बात। जिसमें से 33 क्वेश्चन तो सिलेबस ही से था। ये 34 क्वेश्चन है, तो अब 34 तो होगा ही थोड़ा बाहर से। बोला सोल सुपर पावर का मतलब क्या वर्ल्ड में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि वर्ल्ड में अभी तक ही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर है। तो वो कैसे हम लोग देखते हैं, आ जाओ। बोल रहा है कि बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर टू माइग्रेट टू अमेरिका। बोल रहा है कि यहाँ पे पढ़ते पहले कि बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर टू माइग्रेट टू अमेरिका। यहाँ बता रही हूँ, देखो जो अभी मैं तुमको एक बात बता रही हूँ। अगर जैसे अभी इंडिया में कोई बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, जैसे तुम विराट कोहली और है ना अनुष्का शर्मा को ले लो, वो लोग पता है क्या, यहाँ के खिलाड़ी है लेकिन वो लोग जाके अमेरिका में रह रहे हैं। तो उसको बोले कि आज क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आज पूरी दुनिया में सोलो पावर है, सोलो सुपर पावर है वर्ल्ड में। तो क्यों अभी तक का, क्यों सोलो सुपर पावर है, ये पूछ रहा क्यों? क्योंकि आज दुनिया में अमेरिका में ही लोग है ना माइग्रेट होकर रहना पसंद करते हैं। जैसे बोला कि वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्री के जो लोग हैं ना, वो अमेरिका में ही माइग्रेट होकर जाना पसंद करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हम अपना कंट्री का एग्जांपल लें, तो तुम देखोगी, तो ये क्या ना, हाँ बहुत, हाँ ठीक है, इतना बड़ा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, तो अगर तुम देखोगे जैसे विराट कोहली अनुष्का शर्मा को देख लो, विराट कोहली अनुष्का शर्मा कहाँ जाके मैग्नेट हो गए, यूएस में जाके रहते हैं। तो तुम देखो, तो हम ही लोग का कंट्री से अगर लोग रहना ज्यादा इंडिया में रहते हैं, लेकिन रहते रहते वो लोग अगर उनको बाहर कंट्री रहना, तो लोग किसको प्रेफरेंस करते हैं, यूएस में। वो लोग यूएस में जाके फिर रहने लगते हैं अपना। अच्छा, तो तुम देखी होगी यूएस में आग लगा था, तो जब आग लगा था तो तुम देखी थी कितना कितना इंडियन वहां पे रह रहे थे, कितना सेलिब्रिटी, कितने जान पहचान के लोग वहां से भाग रहे थे, क्योंकि वो लोग रह रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ये बात बोला कि वर्ल्ड में तुम कहीं पे भी देखो तो ज्यादातर लोग अगर रहना पसंद करते हैं, तो वो लोग ना अमेरिका को ही प्रेफरेंस करते हैं कि हम लोग वहां पे ही माइग्रेट होके रहेंगे। एक एग्जांपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, ये लोग अभी रिसेंटली जाके मतलब वहां पे रहने लगे हैं यूएस में, और वो माइग्रेट होके चले गए हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है। उसके बाद बोल रहा दूसरा कि अमेरिका, मतलब यहाँ समझ रही ना, बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, लोग बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट समझ के उसको प्रेफरेंस करते हैं अमेरिका को, कि यही लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिकन ड्रीम्स इज स्टिल इनैक्ट। अमेरिका का जो ड्रीम है ना, वो सब लोग वो अभी तक सबको इनैक्ट करता है, अभी तक, ठीक है ना। तो ये भी सही है भाई, 2 नंबर भी सही है, क्योंकि द आइडिया ऑफ अचीविंग सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी थ्रू हार्ड वर्क रिमाइंड द पावरफुल मोटिवेटर। इंसान को एक मतलब बोलता है मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं अमेरिका में जाकर कमाऊंगा, ये इस तरह का एक लोगों को मोटिवेशन टाइप का मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा कि ग्लोबल सरप्लस कैपिटल गेट एक्युमुलेटेड इन द यूएस। हाँ बिल्कुल, यूएस का तो उसका जो कैपिटल है, उसका जो सरप्लस है, तो पूरा वर्ल्ड में ये है ना, पूरा वो ग्लोबल है, उसको सब जानता है। यूएस डॉलर, डॉलर में पैसा कमा रही है, ऐसा बोले डॉलर में पैसा तुम कमा रही हो। द यूएस रिमान इज की डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, है ना। सब कोई चाहता है कि हम यूएस के साथ ये करें, ट्रेड करें यूएस के साथ ही, सब कुछ करें, यूएस में जाके रहें, क्योंकि यूएस एक एडवांस कंट्री है, सब कोई सोचता है। उसके बाद बोल रहा कि एक मिनट, ए बी डी हो गया, सी में नहीं पढ़ी ना। यूएस इन द मोस्ट इन डेप्थ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि इन डेप्थ का मतलब बता रही हूँ, बोला है कि यूएस इज द इन डेप्थ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड
is also true. नहीं नहीं, ये true नहीं होगा, but doesn't it doesn't contribute the US being the super power. बोले कि यूएस है, इंडिया कंट्री है वर्ल्ड का, लेकिन इसलिए नहीं इसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये एक सुपर पावर है। मतलब ये सुपर पावर क्यों है? क्योंकि लोग इसको प्रेफरेंस कर रहे हैं। लोग अभी तक इससे इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लोग अभी तक इससे इंटरेक्ट हो, सबको चाहते हैं कि हम जाके यूएस में रहे, सबको डॉलर में पैसा कमाना चाहते हैं। यूएस स्टिल इज द ग्लोबल लीडर, अभी तक का वो ग्लोबल लीडर है यूएस, इसलिए ये सुपर पावर है, ठीक है ना। इसलिए सुपर पावर हर चीज के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, न्यू इन्वेशन के मामले में। हाँ क्या बोल रही हो ये सुषमा, कुछ बोल रही हो, बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, मेरा थोड़ा अच्छा नेटवर्क इशू भी है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा 5 क्वेश्चन हो गया, ये छठा क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इंडिया डायस्पोरा इज स्ट्रैटेजी असेस फॉर द कंट्री। इंडिया डायस्पोरा इज ए सोर्स ऑफ ए सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। डायस्पोरा का मतलब समझो, जैसे कि इंडिया के लोग जैसे जाके बाहर में काम कर रहे हैं ना, तो इसको डायस्पोरा बोला जा रहा 1 नंबर। है। 1 नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही बोली। अच्छा इसका मैं एक्सप्लेनेशन देख रही हूँ, हाँ है एक्सप्लेनेशन। देखो, द टर्म डायस्पोरा रेफर टू ग्रुप ऑफ, अच्छा आरसी का लेफ्ट हो गया। The term diaspora refer to group of people who have spread or for their original homeland to live different part of the world। बोला डायस्पोरा किसको बोलते हैं? जो अपना ओरिजिनल होमलैंड छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि अगर कोई, जैसे किसी का जैसे हम ये में पढ़ते थे कोचिंग में, तो वहां पे एक सर थे, तो उनका जॉब लगा था तुम्हारा क्या नाम है, अरब में, नहीं अरब में नहीं, दुबई में लगा। तो वो अपने पूरे फैमिली वैमिली लेके चले गए, तो उस तरह वो इंडिया इंडिया छोड़ के चले गए वहां पे रहने के लिए, तो उसको उस तरह के लोगों को डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करते हैं, ओरिजिनली होमलैंड जो है ना अपना छोड़कर डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में रहते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन डायस्पोरा कंसिस्टेड ऑफ पीपल इंडिया ओरिजिन हु लाइव द आउटसाइड इंडिया। बोले इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ये बोल सकते हैं जो पैदा तो इंडिया में हुए बट रह रहे कहीं और जाकर, उसको इंडिया डायस्पोरा बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हम लोग भी बहुत सारा होता है कि जैसे अगर किसी को जॉब नहीं मिला तो मिडिल ईस्ट कंट्री चला जाता है जॉब करने के लिए, तो वो क्या होता है, वो डायस्पोरा हो गया एक तरीके से, अगर रहने लगे जाके तो डायस्पोरा। तो वो क्या होता है, एक तरीके से मैं बता रही हूँ, दे मेंटेन connections with their culture root, contribute to their host countries economic societies, often play significant role fostering relation between their countries of resident and India। देखो क्या होता है, जैसे तुम देखी होगी पंजाब का ज्यादातर लोग कनाडा में रहते हैं, ठीक है, और हम लोगों के ज्यादातर लोग, हम लोगों को लगता है कि मिडिल ईस्ट में जाकर रहते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और बहुत सारे लोग जाके यूएस में रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग डायस्पोरा है, क्यों? क्योंकि वो लोग आके वहां पे अपना काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। कनाडा में भी तुम जाओगे तो उसको तो मिनी पाकिस्तान ही बोला, सॉरी मिनी ये बोला जाता है, क्या नाम है, पंजाब बोला जाता है कनाडा को, बिकॉज की सारा पंजाबी जाके वहां पे रहते हैं, अपना जॉब वॉब करते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये लोग क्या कंट्रीब्यूट करता है मैं बता रही हूँ। इंडिया रिसीव द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ रिमिटेंस, रिमिटेंस का मतलब अमाउंट में पैसा होता है, ठीक है ना। इंडिया कंसिस्टेंसी रिसीव करती है सिग्निफिकेशन अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इज डायस्पोरा कंट्रीब्यूट ऑफ द कंट्री। देखो अब द इकोनॉमिक, जैसे टू द इकोनॉमिक, सॉरी टू द इकोनॉमिक, देखो क्या हुआ, जैसे मेरे घर में भी मेरे एक भाईजान है, मेरे मजरे वाले भाईजान, तो वो जाके रहते हैं तुम्हारा ओमान में, ठीक है ना। तो ओमान में रहते हैं तो ओमान से पैसा भी तो भेजते होंगे, तो पैसा भेज रहे यहाँ इंडिया, तो यहाँ पे तो इंडिया के एक तरह से के इकोनॉमिक में मतलब ये हो रहा, इंडिया में पैसा बाहर से आ रहा, एक हो गया। फिर बहुत सारे लोग, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, तो 50% लोग ना, 50% लड़का लोगों का जॉब नहीं लगा, तो वो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं जाके, तो वो लोग पैसा भेजते हैं, तो पैसा भेज रहे तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट हो रहा है उससे, ठीक है। या फिर उसके बाद कनाडा में जो लोग रहते हैं, तो वो लोग जाके, सॉरी कनाडा में जो पंजाबी पंजाबी लोग रहते हैं, तो वो लोग भी तो अपने घर में पैसा भेजते होंगे, मम्मी पापा को, फैमिली को पैसा भेजते होंगे, है ना। तो वो क्या हो रहा है, इंडिया के इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट हो रहा है, एक तो ये हो गया। तो डायस्पोरा से एक ये फायदा हुआ। इंडियन अमेरिकन प्ले की रोल पासिंग टू इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। अच्छा यहाँ पे क्या बोला कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी प्ले करता है इन्फ्लुएंशियल रोल, एडवोकेट फॉर सपोर्टिंग द डील। बोला कि क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है कि इंडिया बिल्कुल ये बोला तो हम लोग पढ़े इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, तो ये भी सही है,
2 नंबर। डी नंबर में क्या बोल रहा, इंडिया ट्रेन द इंजीनियर वेयर इंस्ट्रूमेंट इन using is the IIT regulations in the US then bright to India. Many Indians engineer and IT profession have made significant contribute to the teach industries and US. बहुत सारा बड़ा बड़ा आईटी ऑफिसर, आईटी इंजीनियर जो है ना, वहां गया है, क्या नाम है, यूएस गया है और वहां पे जाकर काम कर रहा है, ठीक है ना। और वहां पे क्या कर रहा, हेल्प इस्टाब्लिश ए स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर इन इंडिया। वहां पे जा रहा, वहां से सीख रहा, फिर इंडिया में भी आके स्टाब्लिश कर रहा, तो बोले इस तरह से कनेक्ट जुड़ जा रहा है। इंडिया ट्रेन इंजीनियर वेर इंस्ट्रूमेंटल इन यूजिंग in the IIT regulation in the US and then brought to India, it to India। जैसे बोल रहा है कि देखो बहुत सारा इंजीनियर जाता है यूएस, ठीक है, वहां जाके ट्रेंड हो जाता और ट्रेंड हो जाता, फिर आता वो इंडिया, इंडिया में भी आकर वो जब होता तो अपना आईआईटी कंपनी, छोटा छोटा जो कंपनी होता है जो स्टैब्लिश करता है, तो उसी का तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है। अब वो बाहर का आईआईटी आएगा वहां से, उसका वर्क एक्सपीरियंस यूएस का है, वो यूएस से आएगा यहाँ पे, तो वो तो आर्ट डिप्लोमा भी करेगा। उसके बाद बोला कि जो इंडिया डायस्पोरा है, ये एक सॉफ्ट सॉफ्ट पावर इंडिया के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट पावर है ना। क्योंकि ये देखो जैसे यहाँ से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे 50% लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए। हम लोगों के जान पहचान में हर एक घर से, मैं जहाँ रहती हूँ अपने घर की बात बता रही हूँ, हर एक घर से एक लड़का गया हुआ, हर एक घर से एक लड़का मिडिल ईस्ट में रहता है। अगर कोई किसी को काम नहीं मिला, बस मिडिल ईस्ट चल गया, ठीक है, तो वहां पे गया, तो वहां से जो पैसा आ रहा, तो वो एक सॉफ्ट पावर हो गया, एक दोस्ती। अगर मिडिल ईस्ट बंद कर देगा कि हमको इंडियन को आने नहीं देंगे, तो वो तो इंडिया को नुकसान होगा, उसके इकोनॉमिक्स में नुकसान होगा। तो ये एक तरीके से सॉफ्ट पावर है इंडिया के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, बी, बी क्यों गलत है, बोला इलीगल इंडियन मैग्नेट have given a bad name to India is not aligned with the positive contribute। बोला illegal Indian immigrant have given a, उसको नाम दिया जाता है बैड इंडियन बोल के, बोले इसको हम लोग डायस्पोरा में कन्वर्ट, इसको हम लोग एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लेंगे। कोई इलीगल तरीके से अगर कोई मैग्रेट होके जाएगा तो हम लोग इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लेंगे, तो इसलिए गलत है बी नंबर। बी नंबर देखो नेगेटिव सेंटेंस ही है, बोला इलीगल इंडियन मैग्रेट हैव गिवन ए बैड नेम टू इंडिया। बोला जो इलीगल इंडियन इंडियन मैग्रेट है, मैग्रेट का मतलब पता ना, जब एक जगह से दूसरी जगह कोई लोग जाते हैं उसको मैग्रेट बोलते हैं। हाँ तो कोई इलीगल तरीके से जाके अगर कोई दूसरी कंट्री में रह रहा, तो उसको तो हम पॉजिटिव वे में ले ही नहीं सकते हैं। कोई भी अगर इलीगल तरीके से इंडिया में आके रह रही है, इंडिया के लोग कहीं जाके दूसरे तरीके से रह विदाउट वीजा विदाउट पासवर्ड, तो उसको तो हम लोग पॉजिटिव सेंस में नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से ये गलत है बी नंबर, ठीक है। तो ए सी डी ई होगा। 36 नंबर का आंसर बताओ। With the reference to हाँ Indian बता दो। political system, consider the following statement. Centralization देखो यहाँ पर, वो अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया का एक सैलिड फीचर क्या है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन सेंट्रलाइजेशन 3 और नंबर। डिसेंट्रलाइज। अच्छा सुषमा नहीं है क्या, हाँ, सुषमा नहीं है क्या, हेलो, नहीं नहीं है, अच्छा ठीक है। नहीं इसको तो नहीं कर रहे। 3 नंबर ऑप्शन। हाँ 3 नंबर ना, अच्छा ठीक। ये तो गलत बोल रहा है प्रेसिडेंट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा मैं देख रही हूँ, एक मिनट। 3 नंबर बोली ना, हाँ सही है। क्या बोली तुम, क्या निकाली, ये सी नंबर रियल में दिया हुआ एग्जीक्यूटिव, है हाँ ना कि हाँ हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव नहीं है, हेड हाँ है, हाँ रियल हाँ, एग्जीक्यूटिव। हाँ ये बिल्कुल। बोल रहा इसको है, ये निकाली तो गलत है। आंसर बन ही गया, हाँ हाँ गलत। ऐसे भी। हाँ ऐसे हाँ भी देखो, एक नंबर देखो, बोलो साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इन द कॉम्बिनेशन, बिल्कुल इंडिया में सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी, क्योंकि इंडिया में फेडरलिज्म है ना, क्वाजी फेडरलिज्म लेकिन है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू द ब्रिटिश पीरियड वाज वेरी मच डोमिनेटेड बाय द रिलीजन। ट्रू, रिलीजन ने एक सिग्निफिकेशन रोल प्ले किया है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, अभी भी करता है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में भी किया, अभी भी किया है। द गवर्नमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द थ्री ऑर्गेन, गवर्नमेंट का सिस्टम 3 ऑर्गेन, बिल्कुल, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ना। उसके बाद तुम्हारा बोले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है, फॉल्स है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट होता है। ये तो ऐसी नाम का होता है ना, हेड ऑफ द स्टेट। चलो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो, हाँ पता बता नहीं दो। हो पाएगा कि नहीं, देखो करो।
थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। ये पेपर अगर इस पेपर हो स्टेफन पी ऑसबॉर्न भी नंबर नहीं पढ़ा। हाँ सही है, आ जाओ। और बोलो तो ए पेपर का बहुत बड़ा है फोर। न्यू हाँ पब्लिक मैनेजमेंट। हाँ सबसे पहले तुम्हारा स्टेफन पी ऑसबॉर्न जो है एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो स्टेफन पी ऑसबॉर्न का बुक है ना, पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अब तो मुझे बताओ तो ऑसबॉर्न के बारे में पढ़ाई थी ना मैंने, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। ये हाँ हाँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। हाँ ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थिंकर है, पता है ना, मैं पढ़ाई थी, दो भाई। हाँ हाँ इस पेपर होने पॉइंट पे था। हाँ मैं पढ़ाई थी वाला स्टेफन पी हाँ ऑसबॉर्न हाँ यार। पब्लिक मैनेजमेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। क्या हुआ सुषमा, तुम्हारा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ दिया बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। ओ तुम पता है पता कल नहीं क्यों। कल कल फ्राइडे था हाँ तो बोलो। कल लाइट था ही नहीं, तो हम बोले अच्छा हुआ कल लाइट नहीं था, क्लास कराना था मुझे। और आज बारिश हो रही है बट लाइट है, लाइट भी और इंटरनेट भी है, ठीक है। ये तो आराम से हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो, कर लो। 3 नंबर। चलो सुषमा तुम बताओ। मेरी पार्कर फॉलेट का क्या है, डॉगलेस मैकग्रोकर का क्या है, एल्टन मायो का क्या है, एफ जी ऑप्शन एफ नंबर जी। 3। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ सही है। ये सब कराया हुआ है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं तुम लोग से पढ़ाऊंगी तो क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भूल जा रही हो। जैसे कहने का मतलब है कि पहले देखो ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, समझना सब आदमी। पता है जो वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, इधर भी बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम यही है। अब देखो तो आवाज क्लियर आ रही है, एक मिनट रुको, मैं आवाज पूरा फुल कर देती हूँ। अब देखो तो आवाज क्लियर आ रही है, हेलो, हाँ हाँ क्लियर है। आवाज क्लियर है ना, ठीक है, मैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी, ठीक है ना। देखो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है ना, ये डैगलोस मैग्रीगोर से जुड़े हुए हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। डैगलोस मैग्रीगोर, रट लो। डैगलोस मैग्रीगोर कौन सा थ्योरी देते हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई कौन दिया है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई कौन दिया है, तो डैगलोस मैग्रीगोर दिया है। रट लो, बहुत रट लो, ठीक है ना। और ये जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है ना, ये मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है, रट लो। जो थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई है, ये मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है, ओके। अब तुम लोग बोलेगी कि थ्योरी एक्स क्या है। देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ, थ्योरी एक्स का मतलब क्या है। देखो ये बोल रहे हैं ना, डैगलोस मैग्रीगोर बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। एक थ्योरी एक्स होता है, एक थ्योरी वाई होता है, ठीक ना। थ्योरी एक्स जो होता है ना, लोग वो काम करना पसंद नहीं करते। देखो एक्स है, क्रॉस यानी गलत आदमी, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो एक्स होता है वो कैसा होता है, तो एक्स नेगेटिव पर्सन होते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब जब वो काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो इनके लिए जो मैनेजर होंगे ना थ्योरी एक्स के लिए, वो ऑथोरिटेटिव होंगे,
ठीक है ना। ऑथोरिटेटिव का मतलब डिक्टेटरशिप टाइप का। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थ्योरी एक्स में किस टाइप का मैनेजर आएंगे, तो ऑथोरिटेटिव नेचर। ठीक है, समझो। अब थ्योरी वाई जो है ना, थ्योरी वाई, यहाँ पे जो पर्सन होंगे ना थ्योरी वाई में, वो काम करना पसंद करेंगे, वो बहुत मोटिवेटेड होंगे, उनको अच्छा लगेगा काम करने में। तो यहाँ थ्योरी वाई में जो मैनेजर होंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे, वो पार्टिसिपेट नेचर के होंगे, वो बहुत अच्छा से बात करेंगे थ्योरी वाई से। तो याद रख लो क्वेश्चंस कैसे बनेगा। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया, तुम लोग बताओ मुझे। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का थिंकर का नाम क्या है, डगलस मैकग्रीगोर। डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव है, थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव है, याद रख लेना। ठीक है, और ये सारा थ्योरी मोटिवेशन होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, एल्टन मायो। एल्टन मायो का क्वेश्चन पे आ जाओ। एल्टन मायो, एल्टन मायो ने हॉथरन स्टडी दिया था। ये वाला क्वेश्चन एक बार अंजलि मुझे मैं बोली थी कि मैच करो, तो हॉथरन में ये कुछ और कर दी थी गलत, तो इसलिए यहाँ पे देख लो, रट लो कि एल्टन मायो का हॉथरन स्टडीज है। ठीक है ना। इन्होंने हाथरन स्टडी में, इन्होंने हॉथरन में स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी सुनो। इन्होंने जो स्टडी किया था ना, ये साइकोलॉजिकली स्टडी किया था, साइकोलॉजिकली ओरिएंटेशन। कहने का मतलब मैं बता रही हूँ, देखो जितना भी पहले थिंकर आए थे, जैसे हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल हो गए, या तुम्हारा गुलीक हो गए, या तुम्हारा टेलर हो गए, ये लोग ना एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ फॉर्मल स्टडी करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन पहला बार को ऐसा थिंकर है जो इंसान के साइकोलॉजी की स्टडी किया कि इंसान को कि इंसान ऑर्गेनाइजेशन में भी इंसान का भी होना जरूरी है, उसकी साइकोलॉजी को भी स्टडी करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकली इंसान के बारे में भी स्टडी करना जरूरी है कि इंसान को कैसे रहना है ना, उनका कंडीशन कितना, जैसे उनको काम करने के लिए भी कंडीशन कितना देना चाहिए, 4 घंटा का काम देना चाहिए, 5 घंटा का काम देना चाहिए। तो साइकोलॉजिकली पहली बार अगर किसी ने स्टडी किया है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो एल्टन मायो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, ये इन्होंने साइकोलॉजिकली स्टडी किया था इंसान के माइंड का, उनके उनके बिहेवियर का, उनके साइकोलॉजी की, उनका कंडीशन के बारे में कि इंसान को रहना, मतलब ये भी देखा गया था कि इंसान को रहने के लिए जगह भी देना चाहिए, हम उसको काम करने के लिए दे दिए, लेकिन हमको उनको ये भी तो देखना पड़ेगा ना उनका वर्किंग कंडीशन कैसा है, जहाँ पे वो काम कर रही वो ठीक है कि नहीं, है ना, उनको साइकोलॉजिकली ठीक से इफेक्ट कर पा रहा है कि नहीं उनका काम करने का जगह। ठीक है, उसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट आ गई। तो मैरी पार्कर फॉलेट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मोर इम्पोर्टेंट हायरार्किकल एंड अथॉरिटी, ये अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, हायरार्किकल के बारे में बात करते हैं। ये इनके बारे में कुछ यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ना तो मैं पढ़ाती। ठीक है ना, ये आ जाओ। फोकस ऑन वैल्यूज लाइक सिटीजन रिस्पॉन्सिवनेस, वर्कर एंड सिटीजन पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकिंग। एच जी फेड्रिक्सन जो है ना, एच जी फेड्रिक्सन, ये जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग में सिटीजन के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करती है। ये पता कौन है, जब हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना, हनी रिपोर्ट तुम्हारा, तो लास्ट में ये आएंगे एच जी फेड्रिक्सन। तो एच जी फेड्रिक्सन बोलते हैं कि जब इंसान जो डिसीजन लेता है ना, ठीक है, जब डिसीजन लेते हैं तो उसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिटीजन भी बहुत ही वैल्यू रखता है। ठीक ना, तो वो डिसीजन मेकिंग में सिटीजन के पार्टिसिपेशन पर, वर्कर के पार्टिसिपेशन पे फोकस करते हैं। कौन, एच जी फेड्रिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा क्या है कि हु हैड इन मेरा तो विजन, स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा स्किन नहीं आया। 4 नंबर। अच्छा आरती तुम लोग, बहुत अच्छा 4 नंबर। नेटवर्क इशू कर रहा है मेरा आज। आरसी से ये एक मिनट, अंजलि तुम आंसर बताओ और आरसी बताओ। आरसी उसमें एक बार तुम ये कर लो, रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो, क्योंकि इन ऑप्शन लोगों को नंबर आ रहा 4। तुम्हारा। हाँ, कितना नंबर बताई। 4 नंबर अरविंदो घोष। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं बता रही हूँ, ठीक है। आज आया सुषमा तुम्हारा स्क्रीन, नहीं आया। अरे ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, नहीं, स्क्रीन नहीं आया। एक बार रिफ्रेश करो। वाईफाई है, सुनो ना सुषमा, वाईफाई को एक बार स्विच ऑफ करो फिर ऑन करो। वाईफाई को स्विच ऑफ कर कर एक बार ऑन करो, उसके बाद फास्ट चलने लगता है वाईफाई। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, तो हम यही करते हैं। इवन अभी चला गया था तो मैं वही काम की, पहले जाके मैं स्विच ऑफ की, उसके बाद फिर ऑन की, तब फिर फास्ट चलने लगा।
चलो मैं बता रही हूँ, देखो जब भी तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ पे ट्रिक समझो, जब भी डिवाइन लाइफ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, डिवाइन बॉडी करके, तो तुम्हारा अरविंदो घोष दिए, मैं तुम लोगों को एम एन रॉय पढ़ाई हूँ, मैं तुम लोगों को लोहिया पढ़ाई हूँ, तुम लोगों को डीबी डीडी उपाध्याय पढ़ाई हूँ, कहीं पर भी डिवाइन लाइफ, कहीं पर भी तुम्हारा डिवाइन डिवाइन थ्योरी या डिवाइन बॉडी के बारे में नहीं पढ़ाई हूँ, सिर्फ अरविंदो घोष में ही मैं पढ़ाई हूँ डिवाइन लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, कि वो नेशनलिज्म को भी एक स्पिरिचुअल मानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करने एग्जाम में। एम एन रॉय तो डिवाइन के बारे में बात ही नहीं करते, डिवाइन बॉडी के बारे में। लोहिया भी बात नहीं करते, लोहिया सतपा क्रांति के बारे में बात करते हैं, सतपा रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना, चौकम्बा मॉडल के बारे में बात करते हैं, डीडी उपाध्याय बस एक चीज के बारे में बात है, इंट्रीगल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। अरविंदो घोष जो है ये डिवाइन बॉडी के बारे में बात करते हैं, यानी स्पिरिट के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये पढ़ाया हुआ है, अच्छा से सॉल्व करना, टाइम ले लो, हाँ बता ठीक है, रहे हैं। अच्छा से सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में, अपनी तरफ से कुछ नहीं दी हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन रॉल्स का कीवर्ड पकड़ो, ये अंजलि तुम ना क्वेश्चंस का कीवर्ड पकड़ के 4 क्वेश्चन नंबर, सॉल्व करो, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अब 4। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर रख रही हूँ, मैं अंजलि को आंसर सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। मैरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट के बारे में मैं क्या पढ़ाई थी बताओ अंजलि, मैं मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट के बारे में क्या पढ़ाई थी, ये कौन सी थिंकर है, फेमिनिज्म की थिंकर है। तो यहाँ पे फेमिनिज्म का डिफिनेशन कहाँ है पहले देखो तो पहले, एक का डी होगा, ए का डी, अच्छा ठीक है ठीक है, कितना बोली थी तुम एक लोग, का डी होगा। एक का डी, हम 4 नंबर एक का बोले डी, थे। सही तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, डी 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 ठीक, ओके ओके ओके। चलो कीवर्ड पकड़ो, अब देखो कीवर्ड एक एक चीज का पकड़ेंगे, ठीक है ना। बोला पीपल हु शुड रूल दोज हु नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ए का 3। देखो ये वाला रट लो, ये मुझे ये ऐसे भी आता है इंडिविजुअल क्वेश्चन, लोग जो चाहते हैं रूल करना, ठीक ना, जो जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स बुक किसका है, एरिस्टोटल का ही है, ठीक है, एक हो गया। हाँ उसके बाद तुम्हारा कार्ल मार्क्स, एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में कौन बात करता है तुमको, एक्सप्लॉयटेशंस, मैं कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हूं, क्योंकि कैपिटलिज्म वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करती है, वर्कर को ऑपरेस करती है, ये बात कौन बोलता है, एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में रट रट कर कौन बोला है, कार्ल मार्क्स, रट लो, कीवर्ड पकड़ो, कार्ल मार्क्स एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में बोलते हैं, ओके, हो गया। अच्छे, मेरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट जो है ना, एक मेरी, ये तो बी का 4 हो गया तुम्हारा, सी का 2 हो गया, है ना। जॉन रॉल्स, इक्वल बेसिक लिबर्टी मिलना चाहिए लोगों को, इक्वल बेसिक लिबर्टी, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेंगे ना, वो बेसिक लिबर्टी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना, जो लोग। अच्छा एक चीज और देखो, मैरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट, वुमेन, बस कुछ पढ़ना ही नहीं है, विमेन ये है, यहाँ पे वो क्या बोल रही है, मैन और विमेन दोनों को इक्वल राइट देना चाहिए, ये तो फेमिनिज्म की थिंकर, ये कब से रट रही है, जितना राइट मैन को मिलना चाहिए उतना राइट वुमेन को भी मिलना चाहिए, कीवर्ड पकड़ा गया ना। लड़ा सुषमा को प्रॉब्लम हो रहा मुझे लग रहा, ठीक है, हो गया, कीवर्ड से आंसर सॉल्व हो गया ना। इसको प्रैक्टिस भी ऐसी करना कि पॉलिटिक्स एरिस्टोटल, ओके, एक्सप्लॉयटेशन कार्ल मार्क्स, बेसिक लिबर्टी के बारे में बात कौन करेगा, वेलफेयर स्टेट वाले, अब वेलफेयर स्टेट वाले का थिंकर कौन है, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स बेसिक लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वुमेन के बारे में कौन बात करेंगे, मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट, आंसर हो गया सॉल्व। इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले, विच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, नीति आयोग तो नहीं होना चाहिए। नीति आयोग ही होगा, इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नीति आयोग ही देखती है। ओके। हाँ, इंडिया, ये पेपर 1 का भी क्वेश्चन है, इंडिया में नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना गोल हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना अचीव हुआ है, ये नीति आयोग देखती है। जैसे केरला का आया था कि केरला 1 नंबर में है एडुकेशन के मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में एडुकेशन है ना, तो एडुकेशन के अकॉर्डिंग केरला तुम्हारा 1 नंबर पे आया था लिटरेसी रेट में, तो ये सब तुम्हारा नीति आयोग निकाली थी, ठीक है, तो आंसर नीति आयोग होगा। ये वाला करो, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को। इस साइड अप्रोच किसको बोला जाता है, और साइड अप्रोच किसको बोला जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन किसको बोला जाता है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन किसको बोला जाता है।
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है तुम्हारा? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? उसी पकड़ो कीवर्ड। स्ट्रक्चर में हो जाएगा आपका इनसाइड। तो बस तो उसी से पकड़ो और क्या। A3 तो ऑप्शन 4। फंडामेंटल राइट। अंजलि तुम बताओ। 4 नंबर। अच्छा अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। मैं उतना देर से बता रही थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा था। देखो यहाँ पे एक होता है जस्टिकेबल राइट, एक होता है नॉन जस्टिकेबल राइट। चलो नॉन जस्टिकेबल राइट का नाम बताओ जल्दी से, मैं कराई हूँ ना। नॉन डीपीएसपी है, जस्टिसेबल हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ठीक है, डीपीएसपी और यहाँ पे हो गया फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुम्हारा अपोजिट भी कि कौन सा नॉन जस्टिकेबल है, तो डीपीएसपी हो गया। कौन सा जस्टिकेबल है, फंडामेंटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा से देख लो, उसके बाद सॉल्व करना। इलेक्शन कैंपिंग के बारे में बोला है कि इंडिया में इलेक्शन कैंपिंग के बारे में इनकरेक्ट क्या है। एक नंबर। एक नंबर। सुषमा और अंजलि बताओ। 1 मिनट दीदी पढ़ने दीजिए। ठीक है। नो पार्टी या कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस वर्सी फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है? वन ही होगा। वन ही सारा होगा, हाँ। है ना, वन ही होगा, बिल्कुल सही बोल रही हो। देखो वन ही होगा, मैं बता रही हूँ क्यों। देखो बोले कि एक गवर्नमेंट, सुनो, इलेक्शन कैंपिंग करने के लिए कभी तुमको लग रहा है कि गवर्नमेंट पैसा देगा? इलेक्शन बिल्कुल भी कैंपिंग नहीं। करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगा? नेगेटिव वर्ड ए हटा दो, ठीक है ना। अब आजो क्या बोला, बोला कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ब्राइब या ट्रेड वोटर, मतलब कोई भी जो तुम्हारा कैंडिडेट होगा या कोई भी पार्टी, वो जाके वोटर को थ्रेट नहीं देगा, मतलब धमकी नहीं देगा कि तुम मुझे वोट दो मैं जान मार दूंगा। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा कि हाँ धमकी नहीं दे सकता है। दूसरा क्या बोला, सी नंबर, नो पार्टी या कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा। बोला कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए वर्शिप प्लेस को यूज नहीं कर सकता है। ये भी सही है, तुमको अपना प्रोपागंडा यूज करना बाहर, वर्शिप प्लेस से अलग। अब जैसे कि कोई भी पार्टी उठा कोई चल गया मस्जिद में, कोई मंदिर में, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये आज तक तुम देखी हो कभी ऐसे किसी को करते, कोई भी पॉलिटिशियंस को? ये है ही नहीं है। तो नो लिखा हुआ है, तो ये भी सही बोल रहा। डी नंबर क्या बोल रहा कि नो पार्टी या कैंडिडेट कैन अप्लाई टू वोटर इन नेम ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। बोले कि कोई भी कैंडिडेट या पार्टी जो है ना, वोट कास्ट या रिलीजन के बेस पे नहीं मांग सकता है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, तो तुम मुझे वोट दो। ऐसे नहीं है, ये तो इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाएगा फिर, है ना। इस तरह से नहीं मांग सकते, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला कि एक वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो मिनिस्टर शैल नॉट ले द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट मेक एनी प्रॉमिस टू वोटर। देखो मैं बता रही हूँ, जब इलेक्शंस का तुमको जो भी पहले करना है कर लो, जब तक इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ना, तो मिनिस्टर लोग को जो भी लोगों के लिए करना है करो। लेकिन इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट होने के लिए तुमको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाना होगा। कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखो अभी तुम देखी होगी झारखंड में नहीं, बिहार में बीपीएससी फॉर्म निकलता है, कितना बीपीएससी फॉर्म निकाल रहा,
तुम्हारा टीचर के लिए वैकेंसी निकाला, ठीक है ना। तो ये अभी कर सकता है तुम्हारा नीतीश कुमार, लेकिन जहां पे वोट का अनाउंसमेंट होगा वो सोचेगा कि मैं चलो अब प्रोफेसर का मैं निकाल दे रही हूँ, वोट का अनाउंसमेंट होने के बाद तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हारा इसका, ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी तुम्हारा अभी कुछ नहीं ला रही है, कुछ से कुछ एगो भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। अब जैसे वोट का अनाउंसमेंट होगा कितना तारीख से वोट है, और वो बोलेगी कि हमें ना प्रोफेसर का और टीचर का वैकेंसी निकाल रही हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। तो ए नंबर सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। अब एक एक का हम लोग कीवर्ड पकड़ेंगे, ठीक है ना। कीवर्ड ही आंसर सॉल्व करेंगे, अच्छे है ही नहीं वहां पे। अरे ये तो बाढ़ ही है वो तो। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाइए ना कोई। हेलो, हाँ सुषमा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। आज हम अपना मोबाइल में डेटा भरवा लिए अनलिमिटेड का। मुझे ना एक्चुअल में पता नहीं था कि एक्चुअली अनलिमिटेड अगर भरा जाता तो वो वाईफाई का काम करता है। तो अब मेरे हाँ, हम भी अनलिमिटेड ही भरते हैं और मेरा 5G फ़ोन है तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, वही करिएगा। आपका तो नहीं 5G तो होगा, नया फ़ोन भी है। मुझे पता नहीं था ना, हाँ, मुझे पता नहीं था। तो जब मुझे पता चला तब इसलिए मैं आज भराई हूँ। तो मुझे पता रहता तो मैं भरवा ही लेती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था। तो हम बोले अब भरवा ही लेते हैं, तो आज आज वही हम किए। हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अब तो तुम्हारा अब इससे नहीं मेरा होगा, आपका 5G ऐसे हम्म। ही चलेगा अनलिमिटेड। नहीं मेरा भी मोबाइल न्यू है, मोबाइल न्यू लिए हैं। हाँ, तो मेरा 5G मोबाइल है। हाँ, और आप भरवा लिए, अब आपका अनलिमिटेड चलेगा। हाँ अनलिमिटेड चलेगा। चलो देखो ये वाला देखते हैं, ठीक। बोल रही तुम लोगों को आरसी बोल रही थी ये छोटा आता है, तो बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है क्या ये हाँ, स्क्रीन? स्क्रीन छोटा आता है, हमको तो ज़ूम करना पड़ता है उससे, लैपटॉप में। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कोई और तरीका निकाल कर। तो नजर आता है ना कि प्रॉब्लम होता है? नहीं, नहीं, ज़ूम करते हैं ना, 2-3 बार ज़ूम कर लेते हैं तो नज़र आता है। अच्छा क्योंकि मेरा ऐसे भी बहुत रीजन छोटा है। आता है, वो सही बोल रही। हाँ ना, तो वही तो मैं तुमसे पूछूंगी कि आरसी बोली मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा।
ठीक है, मैं देखती हूँ। देखो ये ए का 4, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट रिक्वायर ए स्पेशल इलिट, गवर्नमेंट को एक स्पेशल इलिट का जरूरत होता है, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिव वाले बोलते हैं, ठीक है ना। जो कंजर्वेटिव थॉट रखते हैं वो लोग बोलते हैं कि एक स्पेशल इलिट होना चाहिए, लीडरशिप ऑथोरिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो उसको एक तरीके से तुम ये बोल सकती हो ये स्पेशल इलिट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेजोरिटेरियन ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकैपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में, इफेक्टिव गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिबरलिज्म वाले बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इग्नोरेंस, लेक ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक रिलेशन, ये मार्क्सिज्म। अच्छा, मार्क्सिज्म जो है ना वो कैपिटलिज्म को नहीं पसंद करते, वो डेमोक्रेसी को भी पसंद नहीं करते, ये बात याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा सोसाइटी में हमेशा डिवीजन होता है। जेंडर के बारे में कौन बोलता है, तो एक ही पर्सन है जो फेमिनिज्म वाले वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो वही दिया हुआ है कि गवर्नमेंट रिक्वायर स्पेशल इलिट, गवर्नमेंट को स्पेशल इलिट की जरूरत होती है। एक होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो तुम्हारा पीडीएफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वो मुझे मिल नहीं रहा, वो मिल जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ तो बड़ा रहता है, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। दिस अलाइन विद द conservatisms conservatisms often emphasize the need for a structured and hierarchical society with the leadership of an elite। बोला जो कंजर्वेटिज्म्स होते हैं ना वो अक्सर किस चीज के पे जरूरत, मतलब एक किस नीड पे जरूरत एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर एंड हायरार्किकल। जैसे पहले जमाना में कैसे होता था तुम्हारा, जैसे कि मोनार्की सिस्टम हुआ करता था कि जैसे राजा होगा, फिर मतलब उस तरह से एक स्ट्रक्चर के हायरार्की के तौर पे फॉलो करना, ठीक है। तो ये इलिट वाले ही फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक पढ़ाई भी थी कि जो कंजर्वेटिज्म्स होते हैं वो ऑथोरिटी को पसंद करते हैं, ऑथोरिटी मतलब लीडरशिप को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप नहीं लिख के इलिट लिखा था। majority of the population are incapable of effective self government, ठीक है ना। ये लिबरलिज्म वाले हैं, जबकि ये जो है ना ये जो लिबरलिज्म वाले जो हैं ये काउंटर इंट्यूटिव क्लासिकल लिबरलिज्म, हिस्टोरिकल इनकलकुलेट इन सॉरी historically include escapism about the capabilities of the masses to the governance without guidance। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ होगा लोगों की भलाई के लिए, ये लिबरलिज्म वाले बात करते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, नहीं सॉरी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ होता है तुम्हारा, डेमोक्रेसी लिबरलिज्म वाले कंट्री में होते हैं जहाँ पे मेजोरिटी पे फोकस किया जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स का तुम बात करोगी तो कार्ल मार्क्स लिबरलिज्म से थिंक करते हैं और वो मेजोरिटी, इफेक्टिव गवर्नमेंट, इस सब के बारे में बात करते हैं। वो गवर्नमेंट का लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट बस थोड़ा देर की, सिर्फ जो क्लासिकल लिबरलिज्म या जो खाली लिबरलिज्म वाले हैं वो लोग सिर्फ क्या पसंद करते हैं कि पॉपुलेशंस की मेजोरिटी को पसंद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं, वो लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को बस इतना ही उसका राइट है कि वो सिर्फ इंटरफेयर करके लोगों का राइट को प्रोटेक्शन दे, लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दे, बस इतना ही गवर्नमेंट का काम होगा। एक स्टेट का गवर्नमेंट का काम इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा इनकैपेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट इनकैपेबल हो जाएगा, तो ये लिबरलिज्म वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनकैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इनकैपेबल ऑफ इनफेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट इनफेक्टिव कब हो जाएगा, जब वो ज्यादा काम, मतलब इनकैपेबल कब हो जाएगा, जब वो ज्यादा इंटरफेयर करेगा, ज्यादा इफेक्टिव डालेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोल रहा, डेमो के ये जेंडर वाला, तो जेंडर वाला तो फेमिनिज्म क्यों आई थी, फेमिनिज्म आई थी सोसाइटी में जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आई थी।
इनइक्वालिटी को उठाने के लिए कि सोसाइटी में विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो राइट नहीं दिया जाता है जो मैन को मिलता है। तो मैन और विमेन को दोनों को ही इक्वालिटी मिलना चाहिए, यानी जेंडर डिवीजन पर बात करनी आती है, जेंडर डिवीजन पे। ये वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो। पता नहीं तुम्हारे पास तो लैपटॉप नहीं रखती तुम लोग दोनों। आरसी तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है? तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं, लैपटॉप में नहीं। मेरा लैपटॉप है ओ, दीदी। तो लैपटॉप पे छोटा कैसे दिखता है? नहीं, मेरा छोटा दिखता तो हम जूम कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और आरसी को बोल रहे कि आरसी भी लैपटॉप पे क्लास क्यों नहीं करती है? वो देखो अभी मोबाइल तो पे मैं, आसानी रहता है, क्या बोली आरसी? मोबाइल पे ही आसानी रहता है। जैसे अगर हमको किचन में भी जाना रहता है ना, तो हम मोबाइल लेके फटाक से चले जाते हैं। हाँ यही बात है। हाँ, क्या क्या अभी पता है, जब तक मेरे 1 जून को एग्जाम नहीं ना होगा, मैं कोई नया मेथड नहीं ढूंढ पाऊंगी। ढूंढने में थोड़ा लेट होता है ना, एक स्क्रीन वाला आता है पीडीएफ को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वो मैं पैसा लग के भी मिले तो मैं ले लूं, लेकिन मिल नहीं ना रहा, इस वजह से। आप कोई बड़ा ऐसा तो इंस्टीट्यूट है ही नहीं कि जो मैं इतना सारा एफर्ट करूं, मतलब फिर भी मैं ज्यादा ही एफर्ट करती हूँ कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। अच्छा ठीक है आरसी तुम बताओ। हाँ बता रहा हूँ। मेरे देखने में कारगिल आ जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर 7, लास्ट में पुलवामा अटैक। सही है, रिवीजन करते हैं, इसको हटा देते हैं, सही ठीक है, है, अब रिवीजन इसमें अब करते हैं। हम लोग का वो क्वेश्चंस ना ऐड कर दे, पहलगाम वाला। हाँ तो वो तो हल्का हाँ है ना, पहलगाम वाला वो तो हल्का है, अरे करेंटली ठीक हुआ है। है, हाँ, करेंटली हुआ है। अभी नहीं ऐड करेगा वो, इतना जल्दी नहीं कर, इतना करंट टॉपिक 4 ऐड नहीं दिसंबर करेगा। में हो सकता है करे। मे भी कर भी सकता है, बट उसका तो सभी लोगों को पता है ना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर एक पर्सन वो टॉपिक से ये होगा, है ना, नॉन होगा। चलो एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी में बार बार पढ़ाती हूँ, 1960s का है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब का है? 1960s का है। ओके, कौन करवाया था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक कराता है। किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सिकन कारगिल वार किसको बोला जाता है? सिकन कश्मीर वार नहीं, सिकन वार होगा है, 1965 में जो हुआ था, ठीक है ना। सिकन इंडो पाक रिलेशन वार, सॉरी, सिकन इंडो पाक वार भी बोल सकती हो, सिकन कश्मीर वार भी, उसको सिकन कश्मीर वार भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा सिकन कश्मीर वार उसी को बोला जाता है जो 1965 में हुआ था। जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ये श्री नहीं क्या नाम है, हाँ, देखो ना, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, ठीक है। तो 1965 में सिकन वार हुआ था, पहला 1948 में हुआ था, 1947 से लेके 1948 में, है ना। उसके बाद सिकन जो तुम्हारा हुआ था वो हुआ था तुम्हारा 1957 में, ठीक है। उसके बाद थर्ड वार क्या हुआ था? बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए, 1971 में। थर्ड वार ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, थर्ड वार के थ्रू हमने क्या किया था? बांग्लादेश को हमने इंडिया ने आजाद करवाया था, ईस्ट पाकिस्तान, है ना, ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराया था। 1972 में क्या हुआ था? शिमला पैक्ट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट। क्यों हुआ था? 1971 में जो 1971 में जो वार हुआ था, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए साइन हुआ था एक एग्रीमेंट, है ना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये जो डिस्प्यूट था, तो यहाँ पे कोई मेडिटेशन नहीं था, यहाँ पे दोनों कंट्री ने खुद से प्लेज किया था, मतलब प्लेज किया था, दोनों कंट्री ने खुद से बोला था कि हम लोग पीसफुल इनिशिएटिव करते हैं। ओके, फिर 1999 में तुम्हारा कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है ना। 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 2001 में तुम्हारा आगरा समिट हुआ। देख लो, आगरा समिट में कौन कौन थे? इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, आगरा में हुआ था। उसके बाद 2001 में तुम्हारा नवाज शरीफ नहीं, सॉरी, पीएम मुशर्रफ, तुम लोग भी बोलो
मुशर्रफ थे, ठीक है ना, पीएम मुशर्रफ थे। 2021 में आगरा समिट में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तुम्हारा इंडिया से प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे। पाकिस्तान से कौन थे? मोहम्मद, सॉरी, पीएम तुम्हारा मुशर्रफ थे। सीएम नहीं थे, वो तो तुम्हारा मिलिट्री रूल था, तो मुशर्रफ थे, ठीक है ना। उसके बाद 2021 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो दो अटैक हुआ था, एक कश्मीर में पहले अटैक हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो 2001 में दो अटैक हुआ था, एक तो कश्मीर का पार्लियामेंट में हुआ था और एक इंडिया पार्लियामेंट में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है इंडिया पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है ना। इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक कब हुआ था पाकिस्तान की तरफ से? 2001 में, ओके। उसके बाद 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम्बिंग, है ना, बम्बिंग हुआ था। 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। 2016 में यूरिया अटैक हुआ था, जिसको जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था इंडिया की तरफ से। 2019 में तुम्हारा क्या हुआ था? इंडिया एयर स्ट्राइक और जैसे मोहम्मद, जो तुम्हारा पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक कब हुआ था? याद रहेगा सबको आराम से, क्योंकि ये 14 फरवरी का बात है ना। 14 फरवरी 2019 में तुम्हारा पुलवामा अटैक हुआ था, है ना। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद इंडिया ने क्या किया था? उसके रिप्लाई में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अभी भी इंडिया रिप्लाई कर ही रहा है ना। चलो ये वाला करो, ये तो अभी सॉल्व हुआ है, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये देखो एक टॉपिक से कितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व करो। ऑप्शन 3। हाँ हम लोग यहाँ पे 3 चीज याद करेंगे, सुनो। मैं तुम लोगों को बोली थी कि जब इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी याद करो तो 3 चीज याद कर लो। मैं बोली थी ना, 4 चीज बोली थी। नो यूज पॉलिसी, क्रेडिबल मिनिमल डिटरेंस, जो नॉन स्टेट है उसके ऊपर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करते। ये 3 चीज मैं याद करवाई थी प्रिंसिपल में। तुम लोगों को यहाँ पे 4 डेट याद करना, 4 डेट। इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी तुम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सोच लो, बिना पढ़े हुए टॉपिक। आ जाओ। इंडिया में पहली बार इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 1940s में, पहली बार जब इंडिया 1940s में, जब इंडिया हाँ, को, ये वाला पढ़ाए हैं। ये वाला हम ये आप पढ़ाए थे, पढ़ा हाँ, चुके हैं? हाँ, ये हो गया है। हाँ हाँ। है ना। लेकिन फिर भी याद कर लो, ठीक है ना। होमी जे बाबा ने सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहली बार इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1940s में यूज हुआ था होमी जे बाबा ने के गाइडेंस में। उसके बाद तुम्हारा इंडिया ने 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तुम्हारा कब हुआ था? पोखरान में, स्मैलिंग बुद्धा के नाम से। 1998 में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से। 2003 में इंडिया ने अपना इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत हल्का है आरसी, देखो मैं तुमको बहुत बार पढ़ाई हूँ, हो सके तुम लोग दोनों बता थर्ड दो। नंबर हर्बर्ट साइमन। अच्छा बताओ। साइमन। ये तुम्हारा तो या हाँ, अंजलि। साइंटिफिक होगा उसका, सेटिस्फाइसिंग और सेटिस्फैक्शन को जो मिला के वो बोला था। देखो हर्बट साइमन क्या बोलते हैं? हर्बट साइमन बोलते हैं, आ जाओ इधर मैं समझा देती हूँ। देखो, साइमन आर्ग्यूड that individuals are limited their incapacity process information, hence they make a decision based on the simplified model of their real world। बोला कि इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं, ठीक है ना, वो रियल वर्ल्ड में डिसीजन लेने के लिए ना कैपेबल नहीं होते, ठीक है। जब वो डिसीजन लेते हैं ना, तो उसके पास बहुत सारा बॉन्डेड लगा हुआ रहता है, बॉन्डेड रैशनैलिटी। अरे कौन आया? ठीक है। जब इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, इसी पे गेट बंद कर देना है थोड़ा सा। इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जब डिसीजन लेते हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत सारा बॉन्ड लगा हुआ रहता है, याद रखो। इसके ऊपर बहुत सारा बॉन्ड लगा हुआ रहता है डिसीजन लेने वाला, ठीक है ना, बॉन्ड लगा हुआ रहता है। तो वो जो बॉन्ड होता है वो किस चीज का बॉन्ड होता है? रैशनैलिटी का बॉन्ड होता है, क्योंकि कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो बॉन्डेड लगा हुआ रहता है उसका नाम क्या है? बॉन्ड का रैशनैलिटी, ठीक है, रैशनैलिटी। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि बॉन्डेड रैशनैलिटी किसने दिया था? तो हर्बट साइमन ने।
कोई भी इंसान जब वो डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर बॉन्ड लगा हुआ रहता है, वो 100% डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो वो क्यों 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 नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर रैशनैलिटी का बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा, कोई भी दुनिया में कोई इंसान बोल देगा कि मैं बस 100% रैशनल हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ, हो सकता है? कोई नहीं बोल सकता। मैं इतना पढ़ती हूँ, मैं फिर भी भूल जाती हूँ कुछ कुछ। मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, फिर भी कभी कभी मेरे माइंड से कुछ ही निकल जाता है। तो दुनिया में कोई भी इंसान है ना 100% रैशनल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब वो डिसीजन लेता है तो उसके अंदर रैशनैलिटी बॉन्ड आ जाती है। तो हर्बर्ट सैमन के अकॉर्डिंग आप जब डिसीजन लेते हैं ना तो मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं लेते, मतलब आप सोचते कि मैं जो डिसीजन लूं तो मेरा डिसीजन अच्छा हो, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा ले सकते हो। ये एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैक्सिमाइज डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, सॉरी यहाँ पे बोला मैक्सिमाइज डिसीजन नॉट पॉसिबल, मैं समझा रही हूँ। देखो ये पर्सन ए है, ये डिसीजन ले रहा, ठीक है ना। तो ये डिसीजन लेगा ना, इसके अंदर एक बॉन्डेड आ जाएगा रैशनैलिटी का। उसके ये 100% इसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये अच्छा से डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसलिए ये मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। 100% डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं ले पाएगा, यही को बॉन्डेड रैशनैलिटी बोला था। अगर जो 100% डिसीजन कौन ले पाएगा, जो पर्सन दम दम 100% रैशनल हो, पूरा दम उसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन पूछो वो बता देगा फौरन। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, हर कोई भूल जाता है, हर कोई का माइंड से बात स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्बर्ट सैमन यही बोल रहे हैं कि जब कोई ए डिसीजन ले रहा तो उसके पास बॉन्ड आएगा। बॉन्ड क्या, क्योंकि उसके पास पूरा डिसीजन नहीं है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बात स्लिप हो ही जाता है, तो वो रैशनैलिटी का बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो जब वो डिसीजन लेगा ना तो वो जो डिसीजन होगा ना वो मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं है। तो हर्बर्ट सैमन बोलते हैं डिसीजन हमेशा मैक्सिमाइज पॉसिबल नहीं होता है। जबकि आप, हाँ, आपको डिसीजन सेटिस्फाई कर देगा, आप अपना डिसीजन से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जो आप डिसीजन लेते हैं ना, जो सेटिस्फाई होता है ना, वो दो वर्ड से मिलके बनता है, वो सेटिस्फाई और सफिस, सफिस, सेटिस्फाइजिंग डिसीजन। आपका डिसीजन सेटिस्फाइजिंग हो सकता है बट मैक्सिमाइज नहीं होगा। समझ में आ गया ना। मैं क्या बोली कि ए डिसीजन ले रहा, उसके पास आ जाएगा एक बॉन्ड। बॉन्ड किस चीज का आएगा, रैशनैलिटी का, क्योंकि कोई भी इंसान 100, इसके अंदर 100% नॉलेज नहीं है ना, कुछ ना कुछ भूल ही जाएगा लेने डिसीजन लेने का, कुछ ना कुछ माइंड से स्लिप हो ही जाएगा। तो आप ऐसा डिसीजन लेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि देखो मैं नोट बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सब चीज इंक्लूड कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मुझसे छूट जाता है, ठीक है। तो उसी जगह जब इंसान डिसीजन लेता है तो उसके माइंड से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, हाँ, लेकिन वो जो डिसीजन लेता है वो सेटिस्फाइजिंग डिसीजन होता है, लेकिन मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं रहता है। ये बात याद रखना, ठीक ना। सेटिस्फाइजिंग डिसीजन ले लेता है लेकिन मैक्सिमाइज डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये जो सेटिस्फाइजिंग है दो वर्ड से बन के वो बनता है। एक होता है तुम्हारा सेटिस्फाई और एक होता है सुफ, सुफीस, सुफिस, ठीक ना। ये दोनों वर्ड को मिलाएंगे, जब ये दोनों वर्ड मिलता है तो ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन है सेटिस्फाइजिंग। समझ में आ गया? चलो ये करो, ये करो, देखो ये करो, करोगी कि नहीं। इसका आंसर इनके गलत दिया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे देख लो। हम इसको ऐसे बनाए थे ना, उस टाइम भी ऐसे बनाए थे, रॉबर्ट ढल के बाद जॉन रॉल्स, हाँ देखो, डी के बाद मैं डी। तो नहीं बताऊँ, तुम बताओ। ऑप्शन 3। आरती बताओ। हाँ बताए तो 3 नंबर। चौथी नंबर, हाँ ठीक है। देखो सबका डेट दिया हुआ है तो प्रॉब्लम तो होगा। देखो जॉन रॉल्स तो करेंट है, मतलब अभी तो, अच्छा एक चीज और मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ। तुम क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ। ये ऐसी है लेकिन आंसर तुम्हारा यही दिया हुआ, देखो ये ऐसी है, डेट यही है, डेट एकदम सही है, तुम जाके गूगल में भी सर्च कर सकती हो, बुक में यही डेट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे तुम्हारा दिया हुआ है पहले हर्बर्ट मार्कस, तो हर्बर्ट मार्कस का यही है, ठीक है। हर्बस मार्कस का डेट यही है तुम्हारा, ठीक है ना। तो पहले तुम्हारे हर्बस मार्कस आ जाएंगे, आर कोई आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर्बस मार्कस 1898 से लेके 1929 तक का उनका डेट दिया हुआ है,
ठीक है, और कोई आंसर बनेगा ही नहीं। अच्छा, तुम लोग मुझे कुछ कुछ बताओ तो, पहले मैं तुम मुझसे पूछना चाह रही, कौन बताएगा? कार्ल पॉपर का बारे में मैं कुछ पढ़ाई थी, बताओ तो, कुछ भी याद है? हाँ, कार्ल पॉपर के बारे में आप पढ़ाए थे कि वो ना प्लेटो को और इसको कार्ल मार्क्स को बोलते हैं ना ओपन सोसाइटी के एनिमी है। हाँ ठीक है। ओपन जॉन रॉल्स का सोसाइटी बुक एंड का नाम इट्स बताओ, एनिमी। जॉन रॉल्स का हाँ, बुक। फर्स्ट अ थ्योरी ऑफ हाँ जस्टिस। जस्टिस एज ए जस्टिस एंड फेयरनेस। फेयरनेस, हाँ। थ्योरी ऑफ सीबी जस्टिस, मैकबर्टन, पॉलिटिकल सीबी लिबरलिज्म, मैकबर्टन। हाँ हाँ बोलो। हाँ, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। डी नंबर, डी का कुछ है याद? रॉबर्ट हाँ, डेल का। रॉबर्ट हल का पॉलियार्की, और थर्ड एक और डेमोक्रेसी, मार्कस का थर्ड डेमोक्रेसी, हर्बर्ट मार्कस का। वन डायमेंशन हाँ, याद हर्बर्ट करो। वन मार्कस का वन डायमेंशन। डायमेंशनल मैन और एरर ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए मैं लाया, आ जाओ। वन डायमेंशन मैन किसका है? तुम्हारा हर्बर्ट मार्कस का। सीबी मैकबर्टन का इस बार भी एग्जाम में आया है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। पूरा नाम याद करोगी ना, खाली पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म याद कर लोगी, हो जाएगा। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी कार्ल पॉपर का है। रॉबर्ट डल का बुक हु गवर्नेंस 1961 की बुक है। इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पोलियार्की, ठीक है ना। रॉबर्ट डल का बुक का नाम है हु गवर्नेंस, 1961 की बुक है। इस बुक में एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है पोलियार्की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोलियार्की किसने दिया, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक है। इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जस्टिस एज ए फेयरनेस। क्वेश्चंस का सॉल्व करो, आंसर आराम से बन जाएगा, बस कुछ बोलने का ही जरूरत नहीं है मुझे। एक ऑप्शन कीवर्ड पकड़ो। नंबर 2। हाँ सब बताओ, सब बताओ, अंजलि, सुषमा, सब बताओ। हेजीमनी है तो ग्राम्सकी ही होगा। हाँ, हेजेमेनी है, मैं पढ़ाई हूँ, रट रट कर पढ़ाई ग्रामर्सी। हूँ बेटा, है ना। हाँ, हेजेमेनी है, हेजेमेनी रहेगा तो ग्रामसी, बस। ग्रामसी क्या बोलते हैं? ग्रामसी ने कॉन्सेप्ट दिया था हेजेमेनी का, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? रेफर टू द डोमिनेशन ऑफ ए रूलिंग क्लास नॉट ए जस्ट थ्रू द फोर्स। बोले रूलिंग क्लास जो है ना, रूलिंग क्लास कौन था हेजेमेनी इसका? ग्रामसी के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म, ठीक है। तो बोल रहा है जो कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म है ना, हाँ, बॉर्जियस जो क्लास। कैपिटलिज्म है, हाँ, कैपिटलिज्म जो है ना, वो अपना डोमिनेशन जो है ना फोर्स के थ्रू स्टैब्लिश करके नहीं रखे हैं, बल्कि किसके थ्रू स्टैब्लिश किया है? हेजेमनी के थ्रू। लोग इसके बात को फॉलो करें ब्लाइंडली, क्योंकि इन्होंने हेजेमनी यूज किया है। हेजेमनी का मतलब क्या होता है? ये हेजेमनी जो होता है ना, थ्रो द कंसेंट, कंसेंट लोग उसको मानते हैं, वे आर द इंटेलेक्चुअल प्ले। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रोल प्ले कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब कौन? जैसे ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, वो लोग इंटेलेक्चुअल है, ये लोग रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ पे दिया था? अपना बुक प्रिजन नोटबुक। देख लो, प्रिजन नोटबुक किसका है? ग्रामसी का है, एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन बताओ, ये पता है इस बार 2025 का क्वेश्चन में भी मैं तुम लोगों को सॉल्व कराई थी मैचिंग में। ये मैं 2025 का मैचिंग में क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये इंडिविजुअल 2024 में आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सी, होगा। 3 नंबर। विनय कुमार सरकार, हाँ विनय कुमार सर, हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, विनय कुमार, बिनोय कुमार सरकार, ठीक है। अच्छा ये वाला करो, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म का है, करो अपने से। हाँ, कंजर्वेटिज्म पोस्टुलेट कलेक्टिव लीडरशिप, प्रमोट ट्रीटीज, अचीव द पीस एंड ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1, 1 नंबर। ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है, दी रुक तुम जाइए, लोग हम लोग बताओगे। अच्छा हाँ हाँ करो, कोई बात नहीं, करो करो, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। तीन नंबर। अब तुम बोल दी 3 नंबर, मैं देखती हूँ, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगी ना, सुषमा को बता लेने दो, फिर बता। ऑप्शन 1।
एक्चुअल में क्या है कि अंजलि ये वाला टॉपिक पढ़ी नहीं है, आरती को हम ये वाला टॉपिक पढ़ा है कंजर्वेटिव। देखो एक बार मैं पढ़ाऊंगी तुम लोगों को आइडियोलॉजी भी, ये टॉपिक सिर्फ आरसी को कराई थी, ठीक है सही है, सुषमा का और आरसी का सही है। आज जो मैं बता रही हूँ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, पहले पहले मैं तुम लोगों को कुछ कीवर्ड बता रही हूँ कंजर्वेटिज्म का। ये तो हार्ड क्वेश्चन आया है कंजर्वेटिज्म का, हार्ड क्या है मतलब हल्का ही है, बट ये थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअल में पता है इसको क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल और हिस्ट्री, कंजर्वेटिज्म जो है ना, कंजर्वेटिज्म हम लोग, अच्छा तुम कभी किसी से बात करो, सुनो मेरी बात, तुम कभी किसी से बात करो, अब बात करने के ड्यूरिंग तुम ड्यूरिंग द बात ड्यूरिंग द टॉकिंग तुम क्या करो, बहुत ही पुराना पुराना बात बोलो, नहीं लड़की लोग को ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, लड़की लोग घर में रहना चाहिए, मतलब तुम बहुत अजब सा बात बोलो, मतलब एक दकियन सा सोचता बोलो। सामने वाला रिप्लाई क्या करेगा तुमको, कितना कंजर्वेटिज्म है, कितना कंजर्वेटिव है। हम लोग बोलते हैं ना कितना कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब क्या, कितना पुराना सोच है। तो जो कंजर्वेटिव वाले थिंकर होते हैं ना, जो कंजर्वेटिज्म थिंकर होते हैं, या जो कंजर्वेटिज्म होता है ना, जो कंजर्वेटिज्म होता है ना, वो ट्रेडिशंस को बहुत मानेगा, ये बात याद रख लो, ये ट्रेडिशंस को बहुत और मानता है। सोसाइटी में चेंजेस लाना, मॉडर्निटी नहीं, उसको पसंद नहीं है। सोसाइटी में चेंज को नहीं पसंद चेंज करता, नहीं चेंज को पसंद नहीं करता पसंद करता है वो, ठीक है, है, उसी हिस्ट्री को से बहुत मानता है वो लोग, ये लोग हिस्ट्री से प्यार करता है, ये लोग हिस्ट्री से प्यार करता है। वो लोग सडन चेंज नहीं मानता है, ग्रेजुअल चेंज को मानता है। हाँ बिल्कुल, हाँ हम ये पढ़ाए थे आरसी को, क्या कौन सा चेंज को पसंद करता है बताओ, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल ग्रेजुअली चेंज चेंज। पसंद करता और ग्रेजुअल, सडन चेंज को ये ग्रेजुअल लोग चेंज मतलब क्रिटिसाइज चेंज करते चाहता हैं। हूँ तो आस्ते आस्ते चेंज, हाँ बिल्कुल। हाँ, आस्ते हाँ। आस्ते चेंज, हाँ ठीक है। तो देखो तुम्हारा बी नंबर में क्या बोल रहा है, किस साइंटिफिक with the free market ideology greater emphasis as a nationalism authority of the state। अभी हम बताए तुम लोगों को कि ये अथॉरिटी को पसंद करता है, स्टेट के अथॉरिटी को पसंद करता है ये, ठीक है, ये स्टेट को अथॉरिटी को बहुत पसंद करता है, लीडरशिप को भी पसंद करता है, ठीक है, ये सब चीजों को पसंद करता है। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है तुम्हारा, कि ए डिस्पोजिशन एंड एटीट्यूड्स ऑफ माइंड प्लेसिंग देयर फेथ प्रैग्मेटिज्म ट्रेडिशनल और हिस्ट्री, ट्रेडिशनल और हिस्ट्री को रट लो, रिचुअल्स ट्रेडिशन हिस्ट्री ग्रेजुअल चेंज, बस इतना ही तुम याद कर लोगी ना, तुमसे कंजर्वेटिज्म का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सब में हिस्ट्री रहता है, ट्रेडिशन रहता ही है, ठीक है। अच्छा डी क्या बोल रहा, रुक जाओ, डी क्या बोल रहा, प्रोवाइड ए मॉडल फॉर चेंज इम्प्रूव फ्रीडम ऑफ थॉट टेक ए स्टेप इम्प्रूव हैप्पीनेस ऑफ मास, ये चेंज को पसंद नहीं करता है, ये अगर बोलेगा चलो मैं चेंज पसंद भी करूंगा तो ग्रेजुअल चेंज को पसंद करूंगा, तो इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ई नंबर क्या बोल रहा, देखो ई नंबर क्या बोल रहा, conservatives believe in equality and they work toward the reducing various kind of inequality, मतलब कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो इक्वालिटी है दे वर्क की तरफ इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, ये लोग काम को पसंद करते हैं, ठीक है ना, तो ये लोग ये नहीं बोलेंगे काम को कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों को तो सबसे पहले यहाँ पे जो कीवर्ड याद करना है वो है तुम्हारा ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, एक बार हम लोग यहाँ पर भी देख लेते क्योंकि ये बहुत थोड़ा टॉपिक थोड़ा टफ है, टफ तो है नहीं बट इसको तुम कीवर्ड पकड़ना है, तो कीवर्ड में तुम लोगों को पकड़ाऊंगी, रुक जाओ, ये इनकरेक्ट है, क्यों ये इनकरेक्ट है मैं देखती हूँ। कंजर्वेटिव डज नॉट नेसेसिटी पोस्टुलेट कलेक्टिव लीडरशिप, ये लोग कभी भी कलेक्टिव लीडरशिप पे बिलीव नहीं करेगा। प्रमोट ट्रीटीज एज ए सेंट्रल स्ट्रेटेजी फॉर पीस एंड ऑर्डर, कंजर्वेटिज्म टेंड टू एम्फेसिस द रोल ऑफ अथॉरिटी, ये वाला देखो रट लो, रोल ऑफ अथॉरिटी को ये लोग पसंद करते हैं, ये लोग ट्रेडिशंस को पसंद करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी इन मेंटेन द ऑर्डर, ना कि वो लोग कलेक्टिव लीडरशिप को कभी भी पसंद नहीं करते, याद रखो, वो लोग रोल ऑफ अथॉरिटी लीडरशिप को पसंद करते हैं, ट्रेडिशंस को पसंद करते हैं, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप को पसंद नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप को नहीं पसंद करते, ठीक है ना, तो इसलिए ए गलत हुआ, ठीक है। बी तो सही है तो बी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। सी भी सही है, सी का भी मैं कीवर्ड बता चुकी, डी देखते हैं, डी क्यों गलत है, कंजर्वेटिव टाइपिकली फोकस ऑन मेंटेन द ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मान, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, मेंटेन करना है ना, रादर देन रेडिकली, ये लोग रेडिकली चेंज को नहीं पसंद करते, ये लोग रेडिकली चेंज को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। इम्प्रूव फ्रीडम ऑफ
थॉट strive directly enhance the happiness the masses in the more liberal progress and ideological। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है डी नंबर में कि ये लोग चेंज को पसंद करते हैं, इम्प्रूव फ्रीडम। कंजर्वेटिविज्म जो है ना वो फ्रांस रिवोल्यूशन के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि फ्रांस रिवोल्यूशन में तुम्हारा लिबर्टी, फर्टर्निटी, फ्रीडम ये सब का कॉन्सेप्ट आया था, तो ये लोग फ्रीडम को भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रीडम जो है वो एक न्यू था। कंजर्वेटिव जो है ना, कंजर्वेटिव जैसे एडमंड बर्ग जो है कंजर्वेटिव थिंकर थे, तो वो लोग कंजर्वेटिव फ्रांस रिवोल्यूशन को नहीं पसंद करते। और फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ क्यों था? इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, फर्टर्निटी के लिए, इसलिए। तो ये लोग कभी भी फ्रीडम को पसंद करेंगे नहीं। जबकि डी में क्या बोल रहा है? इम्प्रूव फ्रीडम, फ्रीडम को इम्प्रूव करो, चेंज लाओ। तो ये लोग कभी भी नहीं, ये लोग फ्रांस रिवोल्यूशन को नहीं पसंद करते, और फ्रांस रिवोल्यूशन में जितना भी चीज है उसको नहीं पसंद करेंगे, याद रख लेना। ये ई क्यों गलत है भाई? कंजर्वेटिव ऑफन व्यू इनइक्वालिटी एज ए नेचुरल इनविटेबल लेस की फोकस रिड्यूस देम इन द सेम progressive and social ideological conservative may the believe in the maintaining the structure of the society very inequality। बोला कि कंजर्वेटिव जो है वो है ना इनइक्वालिटी को पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है ना ये नेचुरली आया है, ठीक है, ये एक सोशल ऑर्डर है, तो इसको हम लोग सडनली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बी और सी सही है। ये क्वेश्चन करो तो ये तो लग रहा नया है ना, ये क्वेश्चन एकदम नया है। हाँ ये क्वेश्चन नया है, रुक जाओ, रहने दो, मैं ये बता रही हूँ। इसका आंसर ए है ना, ए का 2, ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी किसने दिया है? हार्टफोर्ड मैककैंडन ने दिया है। उसके बाद तुम्हारा रीमलैंड थ्योरी किसने दिया है? तो निकोलस स्कैपमैन ने दिया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सी पावर थ्योरी किसने दिया है? तो सी पावर थ्योरी एटी महान ने दिया, ओके। एयर पावर थ्योरी किसने दिया है? तो अलेक्जेंडर शर्विस्काई ने दिया। ये क्वेश्चन तो बहुत रेयर लग रहा। किसका हुआ? आठ किसका हुआ? लीव कौन कर गया है? ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो हल्का है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। एम के गांधी। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा हरिजन। ये देखो, ऑल इंडिया हरिजन्स किसका है? एम के गांधी। यही वाला वर्ड को लेके हाँ, किसके बीच में लड़ाई होता है? हरिजन वर्ड को लेकर। अम्बेडकर के साथ। हरिजन अम्बेडकर। वर्ड किसके लिए यूज किया गया था? डिप्रेस क्लास के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए। ठीक है। डिप्रेस क्लास के लिए यूज किया गया था, इसी वजह से लड़ाई भी होता है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का